सो हे एवरीबॉडी, दिस इज आकांक्षा वर्मा। आ गई हूँ आपके सामने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की दूसरी वीडियो के साथ। कल हमने समझा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, उसका थोड़ा सा ब्रीफ मैं इस वीडियो में भी दूंगी। लेकिन आज जो हम समझने वाले हैं इस वीडियो में, वो हम समझने वाले हैं कि 1872 में ही क्यों आया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उससे पहले भी तो कुछ होता होगा ना, क्या होता था उससे पहले, किस तरह से डील करते थे, किस तरह के कॉन्सेप्ट हुआ करते थे, उन सब चीजों के बारे में आज की वीडियो में जानेंगे हम। और हो सकता है आज का वीडियो ये 2 पार्ट्स में बने, कंप्लीट इसमें नहीं हो, क्योंकि मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए इस वीडियो को छोटे-छोटे पार्ट्स में बनाना चाह रही हूँ, एक साथ पूरी वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, एक बार थोड़ा-सा ब्रीफ से ले लेते हैं कल की क्लास का। कल हमने समझा था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लेट मी टेक द पेन। कल हमने समझा था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मैंने आपको कल मतलब बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है कि दो पार्टीज के बीच में किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, टू परफॉर्म और टू नॉट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, किसी काम को करने के लिए या फिर किसी काम को ना करने के लिए एक ये समझौता होता है। जिसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपके पापा आपको मुंबई तभी भेजेंगे जब आप 98% लेके आएंगे। अगर आप 98% नहीं लेके आते हैं तो आपके पापा आपको मुंबई नहीं भेजेंगे। आपके एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन सेट की हुई थी, तो उनको आपको फॉलो करना होता है। आज हम समझेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा 1872 में क्यों आया था। ठीक है, तो इससे पहले का कॉन्सेप्ट, इससे पहले का क्या कॉन्सेप्ट हुआ करता था, किस तरह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट की डील हुआ करती थी, किस तरह से सब कुछ चला करता था सोसाइटी में, उसे जानने की कोशिश करेंगे। तो इसे समझने के लिए हम एक टाइम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जिसके हम मैं आपको लेके चलती हूँ हिस्टोरिकल एरा में। ठीक है, एक टाइम लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे, जिसमें मैं आपको पता होगा कि आपका जो मॉडर्न एरा है वो स्टार्ट हो गया 18th सेंचुरी में। स्टार्ट हो गया था हमारा जो मेडाइवल एरा है, ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में 16th सेंचुरी में, तब हमारा मेडाइवल एरा स्टार्ट हो गया था। और एंशियंट एरा, जिसको हम बिफोर क्राइस्ट के नाम से भी जानते हैं, मेडाइवल एरा से पहले जितना के एरा है उसको हम एंशियंट एरा बोलते हैं। और एंशियंट एरा को ही स्टोन एज बोला जाता है, इसको ही पाषाण काल भी बोला जाता है। इस एज में जो ह्यूमन था वो पत्थरों को जलाकर, आग जलाकर, और अपना जीवन, उसका सर्वाइवल जो था वो हंटिंग वगैरह पे हुआ करता था। इस तरह का उसका जीवन हुआ करता था। तो बेसिकली जो हमारा एंशियंट एरा है वो स्टार्ट होता है पैलियोलिथिक एज में। पैलियोलिथिक एज में ऐसा क्या होता था, पैलियोलिथिक एज को पहले तो समझ लेते हैं, बोलते क्या है, मतलब क्या है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज ये है स्टोन एज की से पहले की एज, मतलब पुरा पाषाण काल, या फिर इसको बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, इसको बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, तो पैलियोलिथिक एज में जो ह्यूमन का सर्वाइवल हुआ करता था बेसिकली वो हंटिंग पे हुआ करता था। ठीक है, हंटिंग पे हुआ करता था। ह्यूमन यूं ही ना वेग्रेंसी में ही ऐसे घूमता रहता था, मतलब बस मौज मस्ती की जिंदगी जी रहा, उसके लिए कोई एम नहीं है लाइफ का, कोई उसको कोई प्रोटेक्शन की चिंता नहीं है। हमारे पास एक आदमी है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आदमी है, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, इसके पास कुछ भी काम धाम नहीं है, ये बस रोडों पे यूं ही घूमता रहता था। इसका सर्वाइवल क्या होता था कि कोई जानवर है, ठीक है, उसको मारा और खा लिया, ये इसका सर्वाइवल हुआ करता था। यहाँ पे इस एज में कोई प्रॉपर्टी को लेके कोई भी डिस्प्यूट नहीं हुआ करता था, कोई वॉर नहीं हुआ करता। देयर वॉज नो वॉर फॉर द प्रॉपर्टी। इस एज तक कोई वॉर नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो इस एज में क्या होता था बेसिकली कि मान लो एक ये आदमी है, दूसरा ये आदमी है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आदमी बन रहा है भाई, ठीक है, दूसरा ये आदमी है। तो अब इनमें जो पावरफुल है, जो भी इनमें पावरफुल है, सपोज कि ये ज्यादा पावरफुल है, थोड़ा सा कम पावरफुल है, तो जो पावरफुल है उसकी ही चलेगी। तो इस एज को कहा, इस एरा को कहा जाता था माइट इज राइट, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ज्यादा पावर है उसकी ही चलेगी, वही अपने काम को करा सकता है। जिसके पास ज्यादा पावर है वही सरवाइव करेगा, और लेस पावरफुल सरवाइव नहीं करेगा। इस पैलियोलिथिक एज में ये हुआ करता था। उसके बाद इस टाइम पे ह्यूमन का ना कोई सोशलाइजेशन नहीं हुआ करता था, वो अकेले ही घूमता था, अकेले ही खाना पीना। अगर हाँ, इस टाइम पे अगर डिस्प्यूट की बात करें तो उस टाइम पे डिस्प्यूट जो हुआ करता था बेसिकली वो फूड को लेके होता था। फूड क्या, कि इंसान ने मान लो किसी भी जानवर को मारा, ठीक है, किसी जानवर को मारा उसने। अब यहाँ पे दो लोग खड़े हुए हैं, ये कहेगा नहीं मैं ऐसे लूंगा, वो कहेगा मैं ऐसे लूंगा, क्योंकि भाई पेट बड़ी चीज है ना, रोटी। तो इंसान इस टाइम पे केवल, अगर लड़ाई होती थी तो डिस्प्यूट जो केवल अराइज होता था वो केवल
फूड के लिए राइज होता था, प्रॉपर्टी के लिए कोई डिस्प्यूट इस एज में नहीं होता था। उसके बाद आती है हमारे पास मीजोलिथिक एज। सारा खेल है इस एज का, ठीक है। मीजोलिथिक एज आती है। मीजोलिथिक एज जो बेसिकली है, इसे हम जानते हैं मिडिल स्टोन एज के नाम से, ठीक है। ये है ओल्ड स्टोन एज के बाद की जो एज हुआ करती थी, उसको हम जानते हैं मिडिल स्टोन एज के नाम से, जिसमें ह्यूमन ने दो चीजें स्टार्ट कर दी थी। क्या क्या स्टार्ट कर दिया था उसने? उसने एक तो एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था और एक उसने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया था। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि पैलियोलिथिक एज के बाद में ह्यूमन ने थोड़ा सा डेवलपमेंट स्टार्ट किया था अपने आप में, मतलब ह्यूमन हिस्ट्री में थोड़ा सा डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। किस तरह से? ह्यूमन ने क्या किया कि उसने एनिमल्स पालने स्टार्ट कर दिए थे। उसने क्या किया? एनिमल्स पालने स्टार्ट कर दिए थे और वो एग्रीकल्चर करने लगा था। तो जब वो एग्रीकल्चर करने लगा था, उसका सर्वाइवल जो था वो एग्रीकल्चर पे होने लगा था। भाई फूड उसने ग्रो किया, अब उसको खाने लगा। पहले वो जानवरों को खाता था, पेड़ पत्तों को खाता था, फल फ्रूट्स को खाता था। थोड़ा सा ग्रो किया उसने, एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया। अब क्या हुआ? ये वो एरा है जिस टाइम पे फर्स्ट टाइम ह्यूमन को इंटरेस्ट आया था, किसमें? प्रॉपर्टी में। क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर्टी है उसी पे तो एग्रीकल्चर हो रहा है भाई। जो एग्रीकल्चर हो रहा है वो किस पे हो रहा है? प्रॉपर्टी पे ही तो हो रहा है, तो इंटरेस्ट तो डेवलप होना लाजमी है। तो उस टाइम पे ह्यूमन ने क्या किया? मैंने आपको बताया कि इस वाली जो एज में ह्यूमन ह्यूमन हुआ करता था, वो अकेला चलता था, जा रहा है रोड पे अकेला जा रहा है, इसको सोशलाइज होने की जरूरत नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब ये मिजोलिथिक एज आई, जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, तो ह्यूमन स्टार्ट हो गया सोशलाइज होना। उसने जो एग्रीकल्चर स्टार्ट किया वो ग्रुप में स्टार्ट कर दिया, ग्रुपिज्म में स्टार्ट कर दिया कि भाई दो चार लोग मिलके खेती बाड़ी कर रहे हैं और अपना सर्वाइवल कर रहे हैं। तो बेसिकली जो ह्यूमन का सर्वाइवल था वो मोस्टली एग्रीकल्चर पे बेस हो गया था इस एरा में। लेकिन एक चीज और, जो हिस्ट्री के हिसाब से था, हिस्ट्री के हिसाब से तो ये एरा चेंज हो गया था। हिस्ट्री के हिसाब से तो ये एरा आ गया था मीजोलिथिक एरा, ठीक है, मध्य पाषाण काल। लेकिन लॉ के हिसाब से ये अभी भी एरा माइट इज राइट का ही था। ऐसा क्यों? माइट इज राइट का एरा ये इसलिए था क्योंकि क्या होता था कि ये एग्रीकल्चरिस्ट है। मान लीजिए ये हमारे पांच पांच बंदे खड़े हुए हैं, इन्होंने एग्रीकल्चर के लिए एक लैंड ली हुई है और यहाँ पे इन्होंने अपना एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जो दूसरी तरफ लोग आए हुए हैं, ये लुटेरे लोग हैं, इन्होंने क्या किया? इनकी फसलों को लूटना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इनका जो अनाज था उसको लूटना स्टार्ट कर लिया। तो अब टसल स्टार्ट होगी इस वाले में। यहाँ पे क्या हुआ कि भाई उन्होंने अनाज बनाया, उन्होंने दूसरे का लूटना स्टार्ट, खुद मेहनत नहीं की, दूसरे का लूटना स्टार्ट कर लिया। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये भाई लेस पावरफुल है अगर, तो कमजोर पड़ गए इनके आगे। और ये अगर ज्यादा पावरफुल है तो भाई इनकी चल गई, ये लूट के ले गए, कोई कुछ कह ही नहीं पाया। तो क्या कह सकते हैं इसको? माइट इज राइट का एरा अभी भी हमें देखने को मिल रहा है कि जो ज्यादा पावरफुल है उसकी ही चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे लोगों को क्या थोड़ा सा रियलाइज होना स्टार्ट हो गया कि भाई हमारे पास सर्वाइवल भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, प्रॉपर्टी भी है, लेकिन जब मान लो हम अपनी खेती बाड़ी या जो अनाज वगैरह तैयार कर रहे हैं उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्शन के लिए रियलाइज हुआ पहली बार मीजोलिथिक एज में ह्यूमन को। उसने प्रोटेक्शन के लिए क्या किया? उसने प्रोटेक्शन के लिए क्या किया कि जो ग्रुप था पांच बंदों का, ठीक है, पांच बंदों का, छह बंदों का, जो भी था, ठीक है, उसने ग्रुप में से कुछ लोगों को बोला भाई कि हम लोग तो करेंगे खेती, या कुछ लोग करेंगे खेती और कुछ लोग करेंगे हमारा जो अनाज है उसकी सुरक्षा। तो उसके लिए कुछ लोगों को उसने डिप्लॉय कर दिया सुरक्षा के लिए, और कुछ लोग करने लगे एग्रीकल्चर का काम, ठीक है। तो लेकिन इन लोगों ने कहा, जो जिनको प्रोटेक्शन के लिए डिप्लॉय किया जाने लगा, कि भाई वो बाकी सब तो ठीक है, हम सुरक्षा तो कर देंगे, लेकिन आपका सर्वाइवल तो आपको खेती करके मिल जाएगा, एग्रीकल्चर करके आपको ग्रेन मिल जाएगा, मेरा क्या? मुझे कैसे, मैं अपने बीवी बच्चे घर बार कैसे चलाऊं अपना, मेरे को क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा आप इस चीज की चिंता ना करें, आप जो हमारी सुरक्षा, हमें जो सुरक्षा प्रदान करेंगे उसके बदले में हम आपको ग्रेन्स देंगे, ठीक है। तो एज एन कंसिडरेशन उनको ग्रेन दिया जाने लगा उनके सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो अब जो लोग ये इन्वेडर्स आते थे, लुटेरे जो आते थे लूट करने के लिए, ये इनके द्वारा इनकी सुरक्षा होने लगी। अब ये इनको लूट के नहीं ले जा पाते थे, जो हमारा एग्रीकल्चर ग्रेन वगैरह हुआ करता था उसको लूट के नहीं ले जाया करते थे, ले जा पाते थे, क्योंकि ये सुरक्षा के लिए लोग यहाँ पर डिप्लॉय हो रखे थे पहले से ही। उसके बाद हमारी जो एज आती है वो आती है नियोलिथिक एज। नंबर थर्ड नंबर पे जो आती है नियोलिथिक एज आती है, ठीक है। नियोलिथिक एज क्या है? बेसिकली ये थर्ड नंबर की एज है। मीसोलिथिक के बाद थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ, जिसको हम जानते हैं न्यू स्टोन एज के नाम से, कि अभी आया नव पाषाण काल, ठीक है। थोड़ा और एडवांसमेंट हुआ इस वाली एज में।
उसके बाद जो फोर्थ वाली जो फाइनल डिवीजन ऑफ द स्टोन, इसको हम फाइनल डिवीजन ऑफ द स्टोन एज भी कहते हैं, ठीक है। इस एज में क्या क्या ह्यूमन ने थोड़ा सा क्रिएटिव होना स्टार्ट कर दिया था, उसने क्या क्या पत्थर से नई नई चीजें, पॉलिश वाले पत्थर, पॉलिश वाली प्रॉपर्टी, मतलब अच्छे अच्छे तरीके की चीजें बनाना उसने स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा सा डेवलपमेंट देखने को मिला था हमें इस ह्यूमन हिस्ट्री में, इस एज में। उसके बाद जो नेक्स्ट एरा आया था हमारा, वो था चैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक एज बेसिकली कॉपर एज भी इसको कहते हैं, ठीक है। इस वाली एज में हमारे ह्यूमन ने तांबे से चीजों को बनाना स्टार्ट कर दिया था। बेसिकली जो तांबे को बहुत रिच एक मटेरियल माना जाने लगा था उस टाइम पे, कि भाई जो लोग काफी रिच हैं उनके पास में तांबा होता था, ठीक है। लेकिन अब हम वापस से आ जाते हैं अपनी मीजोलिथिक वाली एज में ही। इसमें हम क्या समझते हैं, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे प्रोटेक्टर्स वाली बात बताई थी, कि जो प्रोटेक्टर्स थे ये हमारे ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने लगे थे, किनसे, इन्वेडर्स से। और एग्रीकल्चरिस्ट जो लोग होते थे वो इनको एज एन कंसीडरेशन ग्रेन्स देने लगे थे, ठीक है, इनके सर्वाइवल के लिए। लेकिन ओवर द टाइम क्या होने लगा कि जो होता है ना, किसी के पास में पावर आ जाए तो वो अपने आप को भाई शहंशाह समझने लगता है, ठीक है। तो इसी तरह से इन प्रोटेक्टर्स को थोड़ा सा भगवान जाने लगा, क्योंकि हमारी सुरक्षा करते थे भाई। तो इनको हीरो कहा जाने लगा, जो सोसाइटी का, इनको हीरो माना जाने लगा। इनकी सारी बात मानी जाती, जो ये कहते थे वो माना जाता था, लोग इनकी बातों को फॉलो करते थे, इनके द्वारा बनाए हुए कानूनों को माना करते थे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू लॉ ये वाला जो हमारा एरा था ये हो गया था रेक्स लेक्स। इस वाले एरा को हम बोलते थे रेक्स लेक्स, मतलब कि जो किंग है वही लॉ है, जो किंग ने कह दिया वही लॉ है, मतलब जो हीरो ने कह दिया अब हमारे लिए वही कानून है, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, पहले तो हमें खतरा केवल इन्वेडर्स से ही था। अब इस वाली एज में हमें खतरा हो गया है दो लोगों से। दो लोगों से किन किन से खतरा हो गया, एक तो इन्वेडर्स से तो था ही था भाई, कि हमारा ये एग्रीकल्चर में जो भी हम बनाते थे उसको लूट के ले जाते थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हमें खतरा होने लगा इन प्रोटेक्शनिस्ट से भी। अब क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा ना, इन प्रोटेक्शनिस्ट से कैसे खतरा होने लगा। बताती हूँ आपको खतरा क्यों होने लगा। खतरा इसलिए होने लगा क्योंकि क्या हुआ, पहले जो इनको हमने डिप्लॉय किया था सुरक्षा करने के लिए, इनको डिप्लॉय किया था, धीरे धीरे ये सोसाइटी में भगवान का दर्जा इनको मिलने लगा, ये हीरो की तरह जाने लगे, इनकी बात बहुत अच्छे से मानने लगे। अब इनको थोड़ा सा प्राउड टाइप फील होने लगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, जो चीज इनको ग्रांट के रूप में दी जाती थी, ग्रांट के रूप में इनको क्या दिया जाता था, ग्रेन दिया जाता था, या जो भी मतलब एग्रीकल्चर से जो भी बनता था, जो भी इनके सर्वाइवल के लिए जो भी अवेलेबल हो सकता था एग्रीकल्चरिस्ट से, वो इनको देते थे। धीरे धीरे इन्होंने इस चीज को ऑब्लिगेशन बना दिया। पहले ये ग्रांट हुआ करता था, अब ये ऑब्लिगेशन बन गया। समझ रहे हो ना बात को आप, कि इन्होंने इस चीज को कंपलसरी कर दिया, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे हम लोगों ने टैक्स के नाम से जाना, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे जो कहलाया, ये टैक्स का कॉन्सेप्ट कहलाया। तो बेसिकली आप जो सुना भी होगा आपने, जो लैंड रेवेन्यू होता है, लैंड रेवेन्यू के पीछे जो पॉलिसी होती है, जो पर्पज होता है, वो होती यही है, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ही होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमें खतरा प्रोटेक्शनिस्ट से होने लगा था। फिर क्या हुआ, जब भाई खतरा होने लगा तो लोगों ने फिर डिनाई करना स्टार्ट किया, ना 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 भाई, हम ये रेक्स लेक्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं चला पाएंगे, हमें कोई किंग नहीं चाहिए सोसाइटी में, हम विदाउट किंग के चला लेंगे, खुद से अपना शासन खुद से ही करेंगे। उन्होंने इस चीज पे डिसएग्री होना स्टार्ट कर दिया था लोगों ने, ठीक है, वेरी गुड, ओके। फिर आया नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट एरा जो आया था उसमें आया कॉन्सेप्ट पेक्टम यूनियनिस। अब पेक्टम यूनियनिस का मतलब होता है बेसिकली, ये जो मैं आपको वर्ड्स बोल रही हूँ ना, रेक्स लेक्स, पेक्टम यूनियनिस, ये सारी टर्म्स हैं, लैटिन टर्म्स होती हैं। क्योंकि बेसिकली माना जाता है जो हमारा लॉ स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे जो लैंग्वेज हुआ करती थी वो लैटिन टर्म्स में ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो पेक्टम यूनियनिस का मतलब, पेक्टम यूनियनिस में ये होने लगा था कि लोगों ने कहा था कि अब सोसाइटी जो है हम खुद के लिए खुद ही चलाएंगे। कि उन्होंने क्या किया, रन सोसाइटी विद यूनिटी, कि सारे लोग यूनाइट होके कानून बनाओ और उसको फॉलो करो, उसी को अवॉइड करो और उसको अपने लोग उस पे चलते हैं। तो इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया पेक्टम यूनियनिस। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में भी थोड़े से क्या बग आने लगे, कि भाई कितना भी आप कोशिश कर लो सोसाइटी में, कुछ ये ना आंटिया टाइप जो लोग होते ही हैं, कि भाई होते हैं ना, जहाँ चार बर्तन है वहां खटकते तो वही, हाथ में पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये भाई अब्राहम लिंकन ने भी इसके बारे में एक कोट बोला है कि देयर इज नो सोसाइटी विदाउट सिविल डिस्प्यूट, देयर कैन बी नो सोसाइटी विदाउट सिविल डिस्प्यूट। मतलब अगर एक सोसाइटी बनानी है तो वहां पे सिविल डिस्प्यूट होना बहुत लाजमी, बहुत कॉमन सी बात है, होंगे ही होंगे, ठीक है।
हर कोई एक अच्छी सोच का व्यक्ति नहीं होता, हर कोई बुरी सोच का भी व्यक्ति नहीं होता है। तो समाज में हर तरह का व्यक्ति एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली जो इसी एरा में कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था वो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था, गवर्नेंस बाय पीपल। लोगों ने कहा था कि भाई अपने को अपना शासन खुद से चलाते हैं। इवन डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट काफी लाइक भी किया गया था लोगों द्वारा, लेकिन जो ये पेक्टम यूनियनिस का कॉन्सेप्ट था ये फेल हो गया था। क्यों? मैंने आपको बताया, देयर इज नो सोसाइटी विदाउट द सिविल डिस्प्यूट। आगे एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको जाना गया पेक्टम सब्जेक्शनिस्ट के नाम से। एक सेकेंड, पेक्टम सब्जेक्शनिस्ट के नाम से इसको जाना गया। पेक्टम सब्जेक्शनिस्ट का मतलब क्या है? लोगों ने कहा कि लोग खुद को गवर्न करेंगे, खुद से। लोग खुद को गवर्न करेंगे खुद से, और किंग भी एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। कैसे भाई? क्या आइडिया निकाला लोगों ने? लोगों ने आइडिया निकाला, लोगों ने कहा हम ना एक ऑफिस बना देते हैं, हम एक इंस्टीट्यूशन बना देते हैं किंग के लिए, ठीक है? और उसमें जो किंग होगा वो हम लोगों में से ही व्यक्ति जाएगा, एक एक करके, एक एक करके इसमें से आदमी या औरत जो भी है, ठीक है, जाता रहेगा। बेसिकली जैसे मान लो ये हमारे सोसाइटी के लोग हैं, ठीक है, तो पहले भाई साहब, ये भाई साहब गए, 4-5 साल बैठे, जो भी टाइम पीरियड रखा गया होगा इंस्टीट्यूशन में किंग के लिए, 4-5 साल बैठे, वापस आ गए, ठीक है। फिर दूसरा व्यक्ति चुना गया, इसको भेजा गया, ये इसने 4-5 साल शासन किया, फिर तीसरा भेजा गया, फिर इसी तरह से चौथा भेजा गया। तो इसी तरह से रोटेशनल किंग सीट का सिस्टम चलने लगा, रोटेशनल किंग सीट वाला सिस्टम चलने लगा। ये इसको ही इलेक्शन सिस्टम के नाम से जाना गया। बेसिकली इलेक्शन सिस्टम भी काफी लाइक किया गया लोगों के द्वारा, काफी पसंद किया गया लोगों के द्वारा। तो हमारे पास में दो कॉन्सेप्ट आ गए जो पसंद किए, एक आया डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट, एक आया इलेक्शन कॉन्सेप्ट। तो इस टाइम तक काफी डेवलप हो चुका था, ह्यूमन जो एरा था, ह्यूमन हिस्ट्री थी, काफी डेवलप हो चुकी थी। तो लोगों ने इन दो कॉन्सेप्ट्स को काफी अच्छे से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया कि एक एक करके हमारे सोसाइटी में से एक राजा जो बनेगा वो हम लोगों में से एक एक करके बनेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि हम हमारे को कोई एक्सप्लॉइट भी नहीं करेगा, और हमारा शासन हम खुद पे खुद ही कर रहे हैं। सोसाइटी के लोग खुद पे, जो डेमोक्रेसी वाला कॉन्सेप्ट भी चल रहा है, और एक एक करके जो लोग जा रहे हैं इलेक्शन वाले सिस्टम की, एक ही इंसान मतलब हमेशा सर्वे सर्वा नहीं है, लोगों को मौका मिल रहा है। तो इस तरह से ये वाला कॉन्सेप्ट जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट था, ये लोगों को बहुत पसंद आया, इस चीज को फॉलो भी किया गया। बेसिकली जो हमारा वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ था, उसकी भी तो फाइट यही थी। उसकी फाइट क्या थी कि एक तरफ तो कुछ स्टेट में डिक्टेटरशिप चल रही थी और कुछ जगह पे डेमोक्रेसी चल रही थी। तो जो डेमोक्रेसी वाले स्टेट्स थे वहां पे वो लोग लाइक कर रहे थे, डेमोक्रेसी वाला कॉन्सेप्ट लोग लाइक कर रहे थे, और डिक्टेटरशिप वाला लोग नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जो, जैसे आपने हिटलर का सुना होगा, हिटलर ने जो कानून बना दिया, ठीक है, अब वो वही चलेगा। उसने उससे उस चीज से मतलब नहीं कि लोग उस चीज को पसंद कर रहे हैं, लोगों के लिए वो सुटेबल है, लोग उस चीज को पॉजिटिव व्यू से देख रहे हैं, नेगेटिव व्यू से देख रहे हैं, उसको इस चीज से लेना देना नहीं है। उसने जो कह दिया वही लॉ है और उसको मानना पड़ेगा। ये होती थी डिक्टेटरशिप। तो इसलिए जब वर्ल्ड वॉर 2 भी हुई थी, बेसिकली वो भी इन्हीं दो चीजों के बीच में थी, कि मोनार्क और डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट। तो लोगों ने बेसिकली इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत पसंद किया, और इस तरह से हमारा पेक्टम सब्जेक्शनिस्ट का जो कॉन्सेप्ट था ये थोड़ा सा सरवाइव किया सोसाइटी में। तो आज का कॉन्सेप्ट हम यहीं पे खत्म करते हैं। इसी के कॉन्सेप्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जो 1857 में लॉ क्यों आया, इससे पहले के जो कॉन्सेप्ट्स की बात चल रही है, इसको हम आगे की वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स, विद योर नोन वंस। और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।